Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my channel. Today we are going to study about the importance and impacts of agriculture. So let's move towards the topic, but before that I request you to subscribe to my channel. Let's move towards the topic. Importance and major methods involved in agriculture must be discussed before the topic. Agricultural methods which are nowadays, sometimes you can say that traditional agriculture methods are used in agriculture and sometimes modern agricultural methods are used in agriculture. So दोनों ही मेथड्स जो हैं वो यूज़ होते हैं एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में. समटाइम्स कुछ फार्मर्स जिनकी एक्सेस नहीं होती है टेक्निकल इक्विपमेंट्स की तरफ या टेक्निकल जो मशीनरी है उसकी तरफ, तो वो ट्रेडिशनल मेथड से एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ करते हैं. जबकि जो मॉडर्न एग्रीकल्चर है, जो फार्मर्स या जो ज़मींदार लैंड लॉर्ड्स वगैरह जो टेक्निकल मशीनरी वगैरह को अफोर्ड कर लेते हैं या वो न्यू मेथडोलॉजीज़ को यूज़ करते हुए अपनी क्रॉप की प्रोडक्शन को ज़्यादा बढ़ाते हैं, तो वो मॉडर्न एग्रीकल्चरल मेथड को प्रेफर करते हैं. दोनों का कंट्रास्ट, दोनों का डिफरेंस आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा. फर्दर भी हम उसको डिस्कस कर रहे हैं. सो मेजर कंट्रास्ट दोनों का यही है कि लार्ज लेवल पर होती है मॉडर्न फार्मिंग और स्मॉल लेवल पर होती है जो ट्रेडिशनल फार्मिंग है. मेजरली वो ज़्यादा हाथों से फार्मर्स कर रहे होते हैं, मैनुअल कर रहे होते हैं या कोई छोटी मोटी मशीनरी से कर रहे होते हैं, एग्रीकल्चरल मेथड यूज़ कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से उसकी जो प्रोडक्शन है वो बहुत कम नज़र आती है. लेकिन मॉडर्न फार्मिंग में कमर्शियल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाती हैं. मतलब ये कि बहुत ज़्यादा लेवल पर आप प्रोडक्शन कास्ट कर सकते हो और ज़्यादा प्रोडक्शन होगी, क्रॉप्स की ज़्यादा प्रोडक्शन होने की वजह से आप ना सिर्फ अपने घर के लिए एरिया के अंदर मतलब लोकल लेवल पर उसको सेल आउट करते हो, बल्कि वो इंटरनेशनल मार्केट तक भी आप पहुंचा सकते हो. इसके अलावा मशीनरी यूज़ होती है मॉडर्न फार्मिंग में, स्मॉल होल्डर में या जो ट्रेडिशनल फार्मिंग है उसमें मशीनरी नहीं बल्कि ज़्यादातर हाथों से काम किया जाता है. एक्सटर्नल इनपुट्स मतलब सीड्स एंड केमिकल यूज़ होते हैं, फर्टिलाइज़र्स यूज़ होते हैं मॉडर्न फार्मिंग में. जबकि जो स्मॉल होल्डर फार्मिंग है या ट्रेडिशनल फार्मिंग है उसमें इनपुट्स जो हैं वो सीड्स या मैन्योर या कंपोस्ट वगैरह, मतलब उसमें केमिकल ज़्यादा फर्टिलाइज़र्स यूज़ नहीं होते. नेचुरल मैनुअल ऑफ एनिमल से ही जो है वो फर्टिलाइज़र का काम लिया जाता है. कैपिटल इंटेंसिव मींस कि यहाँ पर ज़्यादा आपको सरमाया मिल जाता है, जबकि यहाँ जो ट्रेडिशनल है इसमें लेबर इंटेंसिव होता है, मतलब मज़दूरी ताकत यहाँ पर ज़्यादा रिक्वायर होती है. जबकि मॉडर्न फार्मिंग में आपको ज़्यादातर इन्वेस्ट करना पड़ता है, आपको ज़्यादा सरमाया लगाना पड़ता है क्योंकि मशीनरी वगैरह बहुत एक्सपेंसिव होती है उसको परचेज़ करने के लिए. अब यहाँ पर एक और आपको कंपैरेटिव ग्राफ नज़र आ रहा है. सो फार्मिंग मीनिंग दोनों का, फार्मिंग इज़ डन यूजिंग ओल्ड प्रैक्टिसेस ट्रेडिशनल फार्मिंग एंड फार्मिंग डन यूजिंग मॉडर्न एंड टेक्निकल मेथड इज़ ऑफ कोर्स मॉडर्न फार्मिंग. सो कल्टीवेशन में क्या हो रहा होता है कि कल्टीवेशन में ट्रेडिशनल फार्मिंग में ट्रेडिशनल सीड्स यूज़ हो रहे होते हैं, जबकि मॉडर्न फार्मिंग में हाई यील्ड वैरायटी वाले सीड्स यूज़ हो रहे होते हैं जिससे प्रोडक्शन का लेवल ज़्यादा होता है. इसके अलावा इरिगेशन जो है, इरिगेशन ट्रेडिशनल फार्मिंग में ओल्ड मेथड्स मतलब कुएँ वगैरह या ग्राउंड वाटर से लिया जाता है, जबकि जो मॉडर्न फार्मिंग है उसमें इरिगेशन सिस्टम बाकायदा बनाया जाता है जिससे ग्राउंड वाटर लेवल भी लिया जा सकता है, ट्यूबवेल्स भी बनाए जा सकते हैं, बनाए हुए होते हैं, बल्कि वाटर चैनल्स भी बनाए हुए होते हैं जिनसे फसलों को पानी दिया जाता है. इसके अलावा लैंड जो है, लार्ज लैंड इज़ रिक्वायर्ड टू कल्टिवेट मोर वेराइटी ऑफ क्रॉप्स. कि जितना ट्रेडिशनल फार्मिंग में आपको जितनी ज़्यादा लैंड होगी उतना ज़्यादा आपको वैरायटी ऑफ क्रॉप मिलेगी, जबकि आप मॉडर्न फार्मिंग में बहुत सारी क्रॉप्स को एक ही जगह पर कल्टिवेट कर सकते हो और वहाँ से आपको अच्छी प्रोडक्शन, अच्छी यील्ड मिल सकती है क्रॉप्स की. उसके अलावा लेबर को अगर देखा जाए तो लेबर फोर्स जो है ट्रेडिशनल फार्मिंग में बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है. सारा काम ट्रेडिशनल फार्मिंग में लेबर फोर्स ही कर रही होती है, जबकि मॉडर्न फार्मिंग में मशीनरी कर रही होती है. प्रोडक्टिविटी ट्रेडिशनल फार्मिंग में सिर्फ लोकल लेवल तक या घर तक ही महदूद होती है, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा नहीं होती क्योंकि वो नेचुरल या ट्रेडिशनल सीड्स यूज़ हुए होते हैं जो
आम सीड्स होते हैं, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी लेवल ज़्यादा नहीं होता है, जबकि मॉडर्न फार्मिंग में प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ करने की वजह से। उसके अलावा सॉइल फर्टिलिटी जो है वो नेचुरल फर्टिलाइजर्स की वजह से, चूँकि हम ट्रेडिशनल फार्मिंग में नेचुरल फर्टिलाइजर्स यूज़ कर रहे होते हैं, मैन्योर ऑफ एनिमल्स यूज़ कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो मेंटेन रहती है और वो लूज़ नहीं होती, ख़त्म नहीं होती, बल्कि जो ज़मीन है उसकी फर्टिलिटी में और भी इजाफा होता है। जबकि मॉडर्न फार्मिंग में जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हम यूज़ कर रहे होते हैं वो वक्तन फ़वक्तन सॉइल की फर्टिलिटी को ख़त्म कर रहा होता है। अब जो ये 2 मेथड्स हमने पढ़ लिए हैं उसके अकॉर्डिंग अगर हम आगे चल के देखेंगे तो हमारे पास जो क्रॉप्स हैं वो 2 मेजर क्रॉप्स हैं, एक फूड क्रॉप्स हैं और एक कैश क्रॉप्स है। फूड क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर डायरेक्ट कंजम्पशन, मतलब हम वो वाली फूड क्रॉप्स ग्रो करते हैं जैसे दाल, चावल, आटा बनाने के लिए, गंदम, तो ये सारी फूड क्रॉप्स हैं जो हम फूड पर्पसेस के लिए ग्रो करते हैं। जबकि कैश क्रॉप्स और दोज क्रॉप्स विच आर रॉ मटेरियल्स, जो हम डायरेक्ट उसको यूज़ नहीं कर सकते, बल्कि हम किसी इंडस्ट्री वगैरह में, किसी अपने स्मॉल स्केल इंडस्ट्री या लार्ज स्केल इंडस्ट्री में एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं, जैसे कॉटन हो गया, शुगर केन हो गया, एट्सेट्रा। इस तरह से फूड क्रॉप को अगर देखा जाए तो दे प्रोवाइड अस फूड एंड कैश क्रॉप्स प्रोवाइड अस इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट, दे आर इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट बिकॉज वी नीड कैश इनटू द कंट्री, और कैश लाने के लिए हमें रॉ मटेरियल जनरेट करना है, और चूँकि हम एक एग्रीकल्चर कंट्री हैं तो हम ज़्यादातर रॉ मटेरियल जनरेट करके दूसरी कंट्रीज़ को फ़रोख्त करते हैं और फिर वहाँ से हमें बहुत ज़्यादा इनकम होती है। इसके अलावा एग्जांपल्स आपके सामने हैं, मैंने आपको क्लास में भी बताई हुई हैं। अच्छा, आगे चलें तो एग्रीकल्चर के इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स क्या हैं। अब एग्रीकल्चर जो है वो हम एक्टिविटीज़ कर तो रहे हैं, लेकिन चूँकि हम ट्रेडिशनल फार्मिंग से टेक्निकल मेथड पे आ चुके हैं, मॉडर्न फार्मिंग की तरफ आ चुके हैं, जिसमें हम बहुत सारे फर्टिलाइज़र्स, केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं जो हमारे इन्वायरमेंट को बहुत हद तक ख़राब कर रहे हैं, जिनमें एयर पोल्यूशन को भी हम जनरेट कर रहे हैं, वाटर पोल्यूशन को भी और लैंड पोल्यूशन को भी। जैसे जैसे हम फर्टिलाइज़र्स और केमिकल्स एग्रीकल्चर में यूज़ करते हैं, उसकी वजह से जो प्रोसेसेस लैंड के ऊपर होते हैं, नंबर 1 सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन होता है एग्रीकल्चर करने की वजह से, सॉइल इरोजन हो रहा है, सॉइल इरोजन के साथ सॉइल एग्जॉशन हो रहा है, सॉइल सैलिनेशन हो रहा है। सैलिनेशन इज़ द कमिंग ऑफ सॉल्ट्स ऑन टू द लैंड, कि लैंड के ऊपर, ज़मीन के ऊपर सॉल्ट्स का बहुत ज़्यादा एक्सेसिव मिकदार में आ जाना, और उस ज़मीन का फिर कल्टिवेटेबल ना होना, मतलब उसको हम फिर कल्टिवेट नहीं कर सकते। इसके अलावा ओवर ग्रेजिंग, फ्रीक्वेंट बर्निंग, लॉस ऑफ सॉइल बायोडाइवर्सिटी ड्यू टू यूज़ ऑफ एग्रोकेमिकल्स, कि जैसे जैसे हम ज़्यादा केमिकल्स यूज़ करते हैं तो हमारी सॉइल के अंदर जो डिफरेंट स्पीशीज़ हैं, प्लांट्स की हैं या एनिमल्स की हैं, इंसेक्ट्स की, कीड़े मकोड़ों की हैं, तो वो भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाती हैं क्योंकि वो केमिकल्स बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन उसका सबसे इम्पॉर्टेंट जो इफ़ेक्ट पड़ता है हमारे एग्रीकल्चर का हमारी सॉइल के ऊपर, तो वो सॉइल डिग्रेडेशन है, ये सॉइल डिसर्टिफिकेशन है। और सॉइल डिसर्टिफिकेशन मीन्स द लॉन्ग टर्म डिक्लाइन इन इकोसिस्टम फंक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। लैंड जो है बिल्कुल तोड़ फोड़ का शिकार हो जाती है, बिल्कुल बंजर हो जाती है और वो मज़ीद फर्टाइल नहीं रहती, जिसकी वजह से ड्रॉट्स आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स ऑफ एग्रीकल्चर आपके सामने है। नंबर 1, लैंड डिग्रेडेशन डिक्रीजेज द फ्यूचर अवेलेबिलिटी ऑफ द लैंड टू सपोर्ट क्रॉप्स और लाइफ स्टॉक, के मतलब लैंड के अंदर से जब फर्टिलिटी ख़त्म हो जाएगी तो वो लैंड डिग्रेडेशन हो जाएगी। हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन भी होता है, ब्रेकअप ऑफ लार्ज एरियाज ऑफ हैबिटेट इनटू स्मॉल आइसोलेटेड पैचेस, कल्टिवेटिंग मार्जिनल लैंड्स, इरिगेटिंग ड्राई लैंड, कल्टिवेटिंग लैंड प्रॉन टू इरोजन। अच्छा, ये इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स थे जो हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर। उसके अलावा मैंने आपको अलग से भी बताए हुए हैं इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स ऑफ एग्रीकल्चर में। हम देखते हैं कि पेस्टिसाइड्स जब हम यूज़ करते हैं, फॉसिल फ्यूल्स यूज़ करते हैं, तो उससे एयर पोल्यूशन होती है, और ख़ास तौर पर हमारे जो नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, ख़ास तौर पर फॉसिल फ्यूल्स हैं, ऑयल है, पेट्रोल है, लाजमी बात है हम ट्रैक्टर वगैरह में ऑयल पेट्रोल ही यूज़ कर रहे होते हैं, गैस यूज़ कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज जो हैं वो ख़त्म होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरे नंबर पर अनट्रीटेड एनिमल वेस्ट एंड एग्रीकल्चरल केमिकल्स, और जब हम एनिमल वेस्ट को ऐसे ही ज़मीन पे ख़त्म मतलब फेंक देते हैं, जिसकी वजह से वाटर लैंड पोल्यूशन होती है, वाटर पोल्यूशन होती है,
और यही जब फसलों से धुल कर पानी में चली जाती है तो पानी में जाकर वाटर पोल्यूशन क्रिएट करती है, और वाटर पोल्यूशन क्रिएट करने की वजह से फ़िशरीज़ को, मतलब टाइप्स ऑफ फ़िशरीज़ को या फ़िश स्पीशीज़ के लिए ख़तरनाक होती है। ना सिर्फ फ़िश स्पीशीज़ के लिए बल्कि प्लांट्स के लिए भी, जो कि वहाँ पर अवेलेबल होते हैं, मतलब मेराइन प्लांट्स। Insects, weeds and disease causing organisms developing resistance to pesticides, contaminated food supply। अब होता क्या है कि जो हम इंसेक्ट्स को ख़त्म करने के लिए, वीड्स को ख़त्म करने के लिए, डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स को ख़त्म करने के लिए पेस्टिसाइड्स जब स्प्रे कर रहे होते हैं, तो ये स्प्रे करने की वजह से हमारे फूड के अंदर वो सारे केमिकल्स, वो सारे ऑर्गेनिजम्स शामिल हो जाते हैं, जो कि इन सारे जो प्लांट के प्रॉब्लम्स हैं उनको ख़त्म करने के लिए होते हैं। तो जब ये सारे इंग्रेडिएंट्स हमारे फूड में शामिल हो जाएंगे तो वो हमारी हेल्थ को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाएंगे, बल्कि पहुंचा रहे हैं। तो उसके लिए हमने करना क्या है, हमने अपने एग्रीकल्चर को बहुत केयरफुली यूज़ करना है, और केयरफुली यूज़ करने के लिए जो हम पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड और फर्टिलाइजर्स वगैरह यूज़ करें, हमें कोशिश ये करनी है कि हमने प्लांट के ऊपर से जनरेट होने वाले जो जैसे उनका रॉ मटेरियल है उसी को यूज़ करते हुए, हमने अगर उसी को यूज़ करते हुए हम अगर एज अ फर्टिलाइज़र, एज अ पेस्टिसाइड वगैरह उनको अवॉइड करके फर्टिलाइज़र वहाँ से यूज़ कर लें, तो जब हम नेचुरल फर्टिलाइज़र, नेचुरल मैन्योर ऑफ एनिमल्स यूज़ करेंगे तो उसकी वजह से ये होगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इन्वायरमेंट पे पड़ने वाले असरात से के ऊपर काबू पा सकेंगे। सो रिड्यूस, रिसाइकल और यूज़ का जो मेथड है, अगर हम इसमें भी यही कल्टीवेशन में भी अगर हम ये 3 R's प्रिंसिपल्स को फॉलो करें तो हमारा इन्वायरमेंट बहुत फ्रेंडली होगा, मतलब एग्रीकल्चर बहुत इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो जाएगा और हमें एक अच्छा आउटपुट मिलेगा और एग्रीकल्चर के हार्मफुल इफ़ेक्ट्स भी नहीं होंगे। इसके अलावा रोल ऑफ़ एग्रीकल्चर इन प्रोड्यूसिंग रिसोर्सेज फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान, तो पाकिस्तान की डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे एग्रीकल्चर का यही असर है बच्चों के। पाकिस्तान डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर। पाकिस्तान एक एग्रीकल्चरल कंट्री, 66 अबव पॉपुलेशन लिव्स इन रूरल एरियाज़, और रूरल एरियाज़ में ज़्यादातर लोगों का ऑक्यूपेशन ही एग्रीकल्चर है, जिसकी वजह से हमारी जो इंडस्ट्री है वो उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है जितनी एग्रीकल्चर सेक्टर है, क्योंकि हमारी प्लेन एरियाज़ ऑफ पंजाब जो हैं, दोज एरियाज़ आर वेरी गुड फॉर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़, एंड सिंस द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान वी आर ऑफरिंग हर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़, एंड वी आर ऑफरिंग also the raw materials for other countries for their industrial use। और हम इंडस्ट्रीज़ भी बिल्ड कर रहे हैं, तो इंडस्ट्रीज़ के लिए भी हमें रॉ मटेरियल जो चाहिए होता है वो हमें अपने एग्रीकल्चर सेक्टर से ही मिलता है। इसी तरह से पाकिस्तान की जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन है, मतलब GDP है, एनुअल हमारी जो इनकम है वो ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ से आ रही होती है। उसमें एग्रीकल्चर 30+ अपना परसेंटेज जो है वो रोल बिहेव कर रहा है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो इकॉनमी ऑफ पाकिस्तान ऑन दी होल ज़्यादातर डिपेंड है, क्योंकि हमारी ज़्यादातर जो एक्सपोर्ट्स हैं वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं। और इसके अलावा एग्रीकल्चर आल्सो हेल्प्स द गवर्नमेंट बाय इंक्रीजिंग इट्स टैक्स रेवेन्यू। टैक्स भी ज़्यादा जनरेट यहीं से हो रहा है। इसी तरह से पाकिस्तान हमारी बहुत सारी किस्म की क्रॉप्स जो है वो ग्रो कर रहा है, और वो सारी क्रॉप्स जो है ना सिर्फ बाहर की इंडस्ट्रीज़ के लिए एक्सपोर्ट की जाती है, बल्कि वो वाली क्रॉप्स पाकिस्तान के अंदर की इंडस्ट्रीज़ को भी मतलब इंडस्ट्रीज़ में मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस के लिए एज अ रॉ मटेरियल यूज़ की जाती है। इस वजह से हम ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि वी ऑल आर डिपेंडिंग ऑन द एग्रीकल्चर ऑफ पाकिस्तान। इफ़ वी आर लिविंग इन पाकिस्तान देन वी ऑल आर डिपेंडिंग ऑन द एग्रीकल्चर ऑफ Pakistan. It is considered the backbone of Pakistan. So this was my lecture. I hope you have understood all the topics. Better luck for your examination, and don't forget to subscribe to my channel and hit like to my video. Thank you.